माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और एकदम मस्त तरीके से आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। और आज का यह वीडियो आपके परीक्षा में थोड़ा सा हेल्प तो जरूर कर देगा, क्योंकि आज का यह वीडियो कोई पढ़ाई लिखाई वाला वीडियो नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोग हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि टॉपर जो होते हैं वह कुछ भी अलग नहीं करते। टॉपर बच्चे कुछ भी अलग नहीं करते, बल्कि वो हर चीज को अलग तरीके से करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है, अंतर सिर्फ यहां पर है कि टॉपर कुछ भी अलग नहीं करते, बल्कि वह हर चीज को अलग तरीके से करते हैं। कहा जाता है कंसिस्टेंसी इज द किंग। कंसिस्टेंसी इज द किंग। आंखों के सामने झलकना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। अगर आप बंदूक से निशाना साध रहे हो और आंखों के सामने यदि आपका निशाना न आंखों के सामने यदि आपका निशाना पता ही न चले, तो क्या आप निशाना लगा पाओगे? नहीं। वैसे ही आपका जो टारगेट है, आपका जो मिशन है, आपका जो लक्ष्य है, वह एक निशाने की तरह, एक टारगेट की तरह आपको आंखों के सामने झलकना चाहिए। तभी आप लोग टॉपर बन पाएंगे। आप लोगों को संस्कृत से बहुत ज्यादा डर लगता है। ऐसा लगता है कि संस्कृत बड़ा कोई पहाड़ है जो हमारे सर पर ला करके लाद दिया है। लेकिन प्यारे बच्चों, संस्कृत एक आसान सब्जेक्ट है, और यदि आपको संस्कृत हार्ड लगता है तो उसी हार्ड चीज को आज के इस वीडियो में हम आसान बनाने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे हार्ड वर्क करते हैं, रट्टा मारते हैं, बड़ा बड़ा कॉपी तैयार कर लेते हैं, उसको रटने में लगे हुए रहते हैं कि हम कैसे उसको याद करें। प्यारे बच्चों, याद करने का कोई चीज ही नहीं है, सब कुछ है समझने का। और सब कुछ अगर आप स्मार्ट तरीके से करते हैं तो फिर सब चीजें आसान हो जाती है। जैसे पहले जो हम कुछ भी पढ़ाते थे तो वह व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते थे, ठीक है। पहले तो ब्लैक बोर्ड होता था जी, उस पर क्या रहता था? व्हाइट कलर का खल्ली रहता था और उस चौक, उससे लिखा जाता था। उसके बाद व्हाइट बोर्ड आया, उस पर मार्कर से लिखा जाता था। फिर भी थोड़ा चीजें उतना आसान नहीं था, लेकिन अब व्हाइट बोर्ड आ गया है, अब चीजें बहुत आसान हो गया है। इसमें हम सब कुछ फोटो के माध्यम से समझा सकते हैं। जैसे आपका संस्कृत का किताब है तो यहां पर लगा दिए, अपना फोटो यहां पर लगा दिए, जो कुछ भी लिखना है सब हम पहले से ऑलरेडी लिख के फिक्स है। यानी कि जब हम स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ते हैं तो चीजें आसान हो जाता है। लेकिन वहीं जब स्मार्ट तरीके से नहीं बढ़ेंगे तो फिर हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो क्यों ना हम हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क कर ले, ज्यादा बेहतर होगा। टॉपर्स की तरह पढ़े प्यारे बच्चे। आप लोग क्या करते हैं? वीडियो तो देखने आते हैं हमारा कि चलते हैं भाई, टाइम हो गया है, प्रिंस सर का वीडियो देखना है, टारगेट बोर्ड पर क्लास है। लेकिन जैसे ही यूट्यूब खोलते हैं, कोई अगर अच्छा सा थंबनेल वाला वीडियो मिल जाए, आप लोग उस वीडियो में घुस जाते हैं। आप लोग क्या करते हैं? उस वीडियो में घुस जाते हैं। आपका टारगेट क्या है यह आपके दिमाग में नहीं है। आपका टारगेट है कि हमारा इतना बजे से क्लास है, तो चाहे कितना भी बढ़िया वीडियो आ जाए हमें उसमें नहीं जाना है, लेकिन बढ़िया वीडियो देखते के साथ आप क्लास में न जाकर के उस वीडियो को देखने लग जाते हैं। आपका समय लॉस हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इन सब चीजों को हटाना है और कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है। कंसिस्टेंसी इज द किंग, बार बार हम बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। संगति से सब कुछ होता है। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो बनाने का मोटिव हमारा सिर्फ इतना है कि आपको एक ऐसा स्मार्ट तरीका बताया जाए, या फिर हम कहें तो कि संस्कृत का एक ऐसा छोटा सा एक ढांचा तैयार करके आपको दिया जाए कि आप लोग संस्कृत में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके। आप लोग को संस्कृत से डर लगता है ना? हम कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में कि आपको संस्कृत से बिल्कुल भी डर ना लगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं संस्कृत का फुल सिलेबस। संस्कृत का फुल सिलेबस कि कहां से कितना नंबर का प्रश्न पूछता है। जो बच्चे हार्ड वर्क करते हैं वह पूरे किताब को पढ़े जाते हैं, पूरे एकदम ग्रामर का इतना मोटा ग्रंथ उठा लिए, उसको पूरा पढ़ लिए, वैसे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आखिर स्मार्ट वर्क उसको कहते किसको है? स्मार्ट वर्क क्या है? जिस टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ना ही स्मार्ट वर्क कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जिस टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है सिर्फ उसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो, लेकिन पहले हम लोग उस चीज को कंप्लीट करें जहां से हमारे परीक्षा में नंबर उठेंगे, क्योंकि हमें नंबर लाना है। दुनिया
आपको कितना जानकारी है यह नहीं देखता है। आप बहुत पारंगत हैं, दुनिया को इससे मतलब नहीं है। परीक्षा में आपका कितना नंबर आया, दुनिया को इससे मतलब है। तो क्यों ना हम ज्यादा नंबर लाने पर फोकस करें, ज्यादा नंबर लाएं ताकि दुनिया वाले हम पर गर्व करें। तो इसके लिए प्यारे बच्चों हम लोगों को स्मार्ट वर्क करना होगा। तो आज हम लोग संस्कृत का पूरा सिलेबस देखने वाले हैं कि कहां से कितने नंबर का पूछता है, बुक में भी और ग्रामर में भी। बुक में कहां कहां से पूछेगा, कितने नंबर का पूछेगा, ग्रामर में कैसे पूछेगा, और एक ढांचा हम आपको बता देंगे कि अगर इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो हाँ इतना नंबर आपको आ सकता है। सब कुछ हम आपको यहां पर आज बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे, ठीक है ना, सब कुछ अच्छे तरीके से हम बता देंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप सभी लोगों से मेरा यह अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि आपके हर एक दोस्त के पास, आपके हर एक साथ में पढ़ने वाले के पास, जो भी बच्चे मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं उनके पास आज का यह वीडियो पहुंच जाए और वो सभी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। लेकिन पहले हम आपको साथ ही साथ बता देना चाहते हैं कि 1 दिसंबर से आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स शुरू होने जा रहा है। बहुत सारे बच्चे को इनमें से पता होगा, जो अभी हमारा लाइव सेशन यह देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे परचेज भी कर लिए होंगे। लेकिन जो बच्चे बाद में या वीडियो को रिकॉर्डेड देखेंगे या फिर जो बच्चे अभी तक परचेज नहीं किए हैं, उनके लिए अभी भी एक चांस है कि आप लोग टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। वहां से डाउनलोड करके आप लोग इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए और यहां पर रजिस्टर करने के बाद आप लोग 199 रुपया पे करके 1 दिसंबर से आप लोग क्रैश कोर्स कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको चैप्टर वाइज फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स दिया जाएगा। चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स मिलेगा जी। टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, डायरेक्ट हमसे जुड़ करके आपको यहां पर डाउट क्लियर करने का मौका मिलेगा। 2 मोबाइल नंबर दिया गया, किसी पर भी फोन करके आप लोग डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं। तो यहां पर प्यारे बच्चों बहुत प्रकार की सुविधा आपको मिलने वाली है मात्र 199 रुपए में। हजारों बच्चे परचेज कर चुके हैं, तो आप क्यों पीछे हैं? आप भी परचेज करिए और आप भी उन सफलता की सीढ़ियों पर चढ़िए जहां पर सभी लोग चढ़ रहे हैं। आप भी टॉपर की उस रास्ते पर चलिए जहां पर सारे टॉपर्स चल रहे हैं, तब जाकर के आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे। प्यारे बच्चों अब आते हैं हम अपने असली टॉपिक की तरफ। हमारा असली टॉपिक है सिलेबस संस्कृत का। आखिर संस्कृत का जो सिलेबस है वह कैसा है? हम लोग संस्कृत तो पूरा पढ़ लिए, संस्कृत का किताब हम आपको पूरा पढ़ा दिए, व्याकरण भी हम शुरू कर दिए। लेकिन तभी एकाएक हमारे मन में आया कि पहले बच्चों को यह नहीं पता है कि संस्कृत में प्रश्न पूछता है कहां से। हम जानते हैं जो भी बच्चे हमारा यह सेशन देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, उनमें से हम फुल गारंटी के साथ कहते हैं कि लगभग 70% बच्चे ऐसे होंगे जिनको यह नहीं पता होगा कि संस्कृत में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है और कितना पूछता है। बुक से कितना नंबर का पूछेगा, ग्रामर से कितना नंबर का पूछेगा, सब कुछ आपको बताना होगा। बुक पर ज्यादा ध्यान दें कि ग्रामर सेशन पर ज्यादा ध्यान दें। संस्कृत सब्जेक्ट बहुत हार्ड लगता है, लेंदी लगता है, संस्कृत ग्रामर बहुत लेंदी लगता है, आखिर हम ध्यान कहां से दें? तो यह सब कुछ आज आपको क्लियर करने वाले हैं। जो 70% बच्चों का यह डाउट है कि हम लोग कहां से पढ़े, वह डाउट आज प्यारे बच्चों क्लियर हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि आप सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे इस वीडियो को देख करके, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। आज कोई पढ़ाई नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल होगा कि सर क्या आज क्लास नहीं चलेगा? तो प्यारे बच्चों आज क्लास नहीं चलेगा। आज हम आपको वो चीज बताने वाले हैं जो कहीं क्लास से बढ़ करके है। क्लास डेली करते रहिए, उससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन एक स्मार्ट क्लास करिए और आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए हमने आज का यह स्मार्ट क्लास आप लोगों के लिए लाया है। आप लोग इसको जरा ध्यान से देखिए। प्यारे बच्चों आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि संस्कृत में हमें 2 चीज पढ़ना होता है। संस्कृत में हमें 2 चीज पढ़ना होता है, जिसमें एक तो हो गया बुक। संस्कृत में हमें 2 चीज पढ़ना है, जिसमें एक तो प्यारे बच्चों बुक हो जाता है और दूसरी तरफ यदि हम लोग बात करें तो दूसरी तरफ ग्रामर हो जाता है। दूसरी तरफ हमें ग्रामर है, यानी कि व्याकरण है, ठीक है। ग्रामर कहे तो हम लोग व्याकरण, ठीक है, व्याकरण हो जाए, समझ गए। एक तो ग्रामर हो गया जी, व्याकरण, और दूसरी तरफ बुक कहने का मतलब किताब हो गया। यानी किताब और ग्रामर 2 जगह से हमारा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। 2 जगह से हमारा प्रश्न पूछा जाता है, किताब से और ग्रामर से। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि किताब से कितना और ग्रामर से कितना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम इन सब चीजों को भी 2 भाग में डिवाइड करते हैं।
ठीक है, इन सब चीजों को भी हमने दो भाग में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला है, जरा ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला चीज यहां पर है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चूंकि संस्कृत का जब हम लोग एग्जाम देते हैं, हमारे साथ 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। कितना अंक का प्रश्न रहता है? 100 अंक का प्रश्न रहता है, जिसमें से 100 अंक का प्रश्न रहता है, जिसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है कितने नंबर का? 50 नंबर का। आप लोग को पता है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने अंक का रहता है? 50 अंक का। ठीक है, 50 अंक का। और उसके बाद यदि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है 50 अंक का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कितने नंबर का रहता है? 50 अंक का रहता है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या सर इस बार भी 50 अंक का ही रहेगा? प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड की तरफ से जो इसके पहले जो एग्जाम लिया गया था उसमें 60 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन हाल ही में 12th का जो एग्जाम हुआ उसमें 50-50 क्वेश्चन था। तो यदि हम लोग बात करें 50-50 अंक की तो भी ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि नहीं भाई 60 क्वेश्चन रहेगा उसमें से 50 बनाना होगा, ठीक है ना, 60 क्वेश्चन रहेगा उसमें से 50 बनाना होगा, दुगना ऑप्शन नहीं रहेगा। हम लोग ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम सिर्फ अंक की बात कर रहे हैं कि कहां से कितना नंबर का पूछा जाता है। जैसे सब्जेक्टिव से 50 नंबर का आपका पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव से 50 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए सब्जेक्टिव है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव भी है। जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए सब्जेक्टिव उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला चीज कि संस्कृत का जब हम लोग एग्जाम देंगे 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। 100 नंबर में से बुक भी रहेगा और ग्रामर भी रहेगा। ठीक है, बुक और ग्रामर दोनों मिलाकर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों रहेगा। इतना तो क्लियर है। चलिए, इतना तो आप लोग भी जानते होंगे, पहले से जानते होंगे, इसमें नया क्या है। अब हम लोग आते हैं कि आखिर सब्जेक्टिव में कहां कहां से प्रश्न पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में कहां कहां से प्रश्न पूछा जाता है। असली चीज यह है प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग इस बोर्ड को दो भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक तरफ हम इधर लिखते हैं सब्जेक्टिव, एक तरफ हम इधर लिखते हैं सब्जेक्टिव, यानी कि सब्जेक्टिव जो हमारा 50 नंबर का पूछा जाता है उसमें प्रश्न कहां से रहेगा, और बाकी इधर जो हो गया वह ऑब्जेक्टिव, बाकी इधर क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इधर हो गया ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 50 नंबर का यह भी है, 50 नंबर का यह भी है। प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव जो होता है उसमें अगर आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखेंगे या फिर जो आपके परीक्षा में जो सवाल पूछे जाएंगे ना, वह 5 भागों में डिवाइड होगा। सब्जेक्टिव में सबसे पहला चीज जो सवाल होते हैं, सब्जेक्टिव में जो सवाल होते हैं, सवाल 5 भागों में बटा होता है। ध्यान से समझिएगा, पूरा सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा, तब आपको संस्कृत पढ़ने में मजा आएगा। ऐसे मजा नहीं आ रहा था, पढ़ने में अब मजा आएगा। सवाल जो है वह 5 भागों में बटा होगा, 5 भागों में बटा होगा जी। ठीक है, आपका जो संस्कृत का सवाल होगा सब्जेक्टिव का, यह जो है वह 5 भागों में बटा होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत का जो सवाल आपको मिलेगा आपके हाथ में जब आप बैठेंगे परीक्षा हॉल में, तो वह सवाल सब्जेक्टिव में अगर देखेंगे ना तो 5 भागों में बटा होगा। तो वह 5 भाग कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? तो जिसमें सबसे पहला भाग होता है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश। ठीक है, सबसे पहला जो आपका सवाल होगा अपठित गद्यांश का सवाल होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन रहेगा। संस्कृत के सवाल में अपठित गद्यांश जो है वह 2 क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान से समझिएगा, तब आपको एक एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपठित गद्यांश 2 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें पहला जो क्वेश्चन होता है वह 7 नंबर का होता है और दूसरा जो क्वेश्चन होता है वह 6 नंबर का होता है, यानी कि यहां से कुल 13 नंबर आपको मिल सकते हैं। और यह क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें ऊपर में आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दे देगा और उसी में से ढूंढ के नीचे क्वेश्चन आपको दे देगा। ठीक है, ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया और उसी पैराग्राफ में से नीचे आपको 4-5 क्वेश्चन दे देगा। समझ गए? इस तरीके से ऊपर में एक पैराग्राफ आपको दे दिया और नीचे में आपको क्या कर दिया? 5 क्वेश्चन पूछ दिया जी। ठीक है, यानी इसी पैराग्राफ में से यह 5 क्वेश्चन रहेगा। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ठीक है, तो इस 5 क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आपके सामने है, उसका जवाब भी आपके सामने है,
क्वेश्चन भी आपके सामने है। तो जब आंसर और क्वेश्चन दोनों आपके सामने है, सिर्फ आंसर को ढूंढना है, तो क्या आप लोगों से वह भी नहीं होगा, आराम से आप लोग आंसर ढूंढ सकते हैं। तो यह पहला चीज हो गया प्यारे बच्चों, अपठित गद्यांश, जिसमें हमारा 7 + 6 यानी कि हमारा जो 13 नंबर है वह कंप्लीट हो जाएगा। इस 13 नंबर में से कितना नंबर आप ला सकते हैं, यह चीज हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है ना, यह चीज हम लोग लास्ट में देखेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों दूसरे प्रश्न पर यदि आते हैं तो पत्र लेखन, संस्कृत का जो दूसरा भाग होता है वहां पत्र लेखन पूछा जाएगा, ठीक है ना, पत्र लेखन। और यहां पर भी 2 क्वेश्चन रहते हैं प्यारे बच्चों, पत्र लेखन में भी 2 पत्र लेखन रहते हैं 4-4 नंबर का, तो 4 + 4 यानी 8 नंबर आपका यहां से कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत? 8 नंबर आपका यहां से कंप्लीट हो जाएगा पत्र लेखन से। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पत्र कैसे लिखेंगे संस्कृत में, यह बताइए, पत्र लेखन बताइए सर। प्यारे बच्चों हम आपको इस तरीके से पत्र लेखन बताएंगे कि आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाइएगा, और यह जो 8 नंबर है इसमें आपको 7 नहीं बल्कि 8 नंबर मिलेगा। इस तरीके से हम आपको पत्र लेखन बताएंगे। बस आप लोग टारगेट बोर्ड के साथ जुड़े रहिएगा, और क्रैश कोर्स नहीं लिए तो क्रैश कोर्स ले लीजिएगा। क्रैश कोर्स में बता रहे हैं ना, स्मार्ट वर्क ही सिर्फ होगा। क्रैश कोर्स में हम लोग हार्ड वर्क नहीं करेंगे। अभी यूट्यूब में क्या कर रहे हैं, हम लोग हार्ड वर्क करके पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्रैश कोर्स में स्मार्ट वर्क से पढ़ाई होगा, तो वहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी होगा। तब समझ गए? अच्छा, अब तीसरा क्या होता है सर, 5 भागों में डिवाइड होता है, तो तीसरा क्या होता है? तीसरा प्यारे बच्चों होता है अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद, अनुच्छेद, ठीक है ना। अनुच्छेद कितने नंबर का होता है? अनुच्छेद कितने नंबर का होता है? यह भी 8 नंबर का एक ही प्रश्न रहेगा, इसलिए 8 नंबर आपको मिलेगा। अगर एक अनुच्छेद लिखते हैं तो आपको 8 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, 8 नंबर आपको मिल जाएगा, इसमें नो डाउट, ठीक है। चलिए उसके बाद प्यारे बच्चों चौथा नंबर पर वह आता है क्या, लघु उत्तरीय प्रश्न, नहीं इसके पहले अनुवाद। संस्कृत में अनुवाद, संस्कृत में अनुवाद आप लोग जानते हैं कितने नंबर का पूछा जाता है? 6 नंबर का। टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा और 6 नंबर का आपसे अनुवाद रहेगा जी, समझ गए ना। 6 क्वेश्चन रहेगा और 6 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। अगर इस 6 में से 5 मिलाते हैं तो बहुत बढ़िया। ऐसे कितना आप लोग ला सकते हैं यह तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। और 5वां जो पार्ट होता है प्यारे बच्चों वह होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। 5वां होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। और कोई बच्चा बता सकता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न कितना नंबर का पूछा जाता है? 2-2 नंबर का 8 प्रश्न रहेगा, 2-2 नंबर का 8 प्रश्न रहेगा, यानी यहां से आप 16 नंबर ला सकते हैं। समझ गए? यहां से आप कितना नंबर ला सकते हैं जी? 16 नंबर ला सकते हैं। तो देख लीजिए टोटल कितना हो गया, 13, 8, 8, 6 और 16 जोड़ करके देखिए तो क्या 50 पूरा हो गया? 6, 6, 12, 8, 20, 8, 28, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 8, 28 और 3 कितना हो गया? 13 और 8, 8, 3, 11, 21, 21, 8, 29, 29 और 6 कितना हो गया? 30, 6, 35, 35, 10, 45। मतलब कि अनुवाद जो होता है वह 5 क्वेश्चन रहता है, सॉरी अनुवाद जो होता है वह 5 क्वेश्चन रहता है जी, 5 बनाना होता है और 5 में 5 नंबर आपको मिलेगा। अब देखिए 50 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए 50 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, समझ गए? यानी कि सब्जेक्टिव में सिर्फ 5 सवाल, संस्कृत में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ 5 क्वेश्चन और आपका 50 नंबर कंप्लीट। जिसमें से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इस 50 नंबर में से अपठित गद्यांश जो 13 नंबर का पूछता है, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग यूज करते हैं तो 13 में 13 नंबर ला सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी कहीं हलंत में दीर्घिकार हर्षिकार ये सब कुछ में गलती नहीं करते हैं तो 13 में 13 ला सकते हैं। नहीं तो हम मानते हैं कि 13 में 10 तो आप लोग जरूर ही ले आएंगे, इसमें तो नो डाउट। 13 में आप लोग 10 तो जरूर ला सकते हैं। उसके अलावा जो यह पत्र लेखन है प्यारे बच्चों, पत्र लेखन जब हम आपको बताएंगे और यदि आप लोग इस पत्र लेखन को हूबहू लिख देते हैं एकदम अच्छे तरीके से बिना कहीं मिस्टेक किए हुए एकदम सही सही, तो यह जो 8 नंबर का पत्र लेखन है इसमें से बहुत मुश्किल से अगर नंबर काट पाएगा तो 2 नंबर काटेगा, 6 नंबर तो जरूर मिल जाएगा। 4-4 नंबर है तो 3-3 नंबर तो जरूर देगा, उससे कम तो नहीं देगा।
ठीक है, अगर ज्यादा गलत करोगे तो फिर 4 नंबर दे करके छोड़ देगा, लेकिन 6 नंबर मिनिमम हम मान करके चलते हैं, इससे कम तो आने का कोई चांस ही नहीं है, खास करके हमारे बच्चों को। ठीक है ना, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं उनको तो आने का कोई दूर दूर तक चांस नहीं है, जो बच्चे हमसे पढ़ करके जाएंगे वे लोग अच्छे करके आएंगे। उसके बाद अनुच्छेद प्यारे बच्चों, इसमें भी हम मान करके चलते हैं कि 7 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको 2 4 5 अनुच्छेद बता देंगे, उसी में से पूछेगा। ठीक है, अनुच्छेद का मतलब क्या होता है यह अभी आप भूल जाइए कि अनुच्छेद का मतलब क्या होता है। जिस समय हम आपको क्लास में अनुच्छेद पढ़ाएंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि अनुच्छेद का मतलब क्या होता है। अगर अनुच्छेद का मतलब ऐसे आपको खुद से समझना है तो जरा एक बार मॉडल पेपर देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, उसमें लिखा रहेगा अनुच्छेद लिखें, अनुच्छेद देख लीजिएगा किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद हम आपको बता देंगे। यह जो संस्कृत में अनुवाद करने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसमें नंबर नहीं कटता है। अगर आप पांचों संस्कृत में अनुवाद कर देते हैं, जैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होता है, संस्कृत में अनुवाद होता है, अगर सही सही करते हैं तो आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। समझ गए ना, 5 में 5 नंबर मिलेगा, इसमें नंबर नहीं कटेगा। और यह जो लघु उत्तरीय प्रश्न है 16 नंबर का, अगर इसमें 8 सही करते हैं तो इसमें 16 का 16 मिलेगा, इसमें आपको कटने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन हम 15 मान करके चलते हैं। समझ गए ना, क्योंकि आपको हर एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है, तो यहां से नंबर नहीं कट सकता है, कोई दूर दूर तक चांस नहीं है कि यहां से नंबर आपका कट जाए। ठीक है, क्लियर है, नंबर आपका कटने का यहां से कोई चांस नहीं है। यानी कुल इतना नंबर का आपका खाका तैयार हुआ। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 15 5 20, 20 10 30, 30 30 30 27, 30 7 37 और 37 6 43, यानी कि 50 में 43 नंबर तो आपको हर हाल में मिल जाएगा जी। 50 में यह 43 नंबर संस्कृत के सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप लोग ला सकते हैं। समझ गए, 43 नंबर मिनिमम हम मान करके चल रहे हैं, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम मान करके चलते हैं। 50 में यह 43 नंबर तो आपका रखा हुआ है, तो यहां पर हम लिख देते हैं कि इसमें 50 में आपका 43 आया। अगर अच्छे तरीके से पढ़ करके जाते हैं तो, पढ़ के नहीं जाइएगा तो उसमें हमारा कोई गलती नहीं है, गलती आपका होगा। ठीक है, जो बच्चे पढ़ के जाते हैं उनको इतना आता है, आया भी है, ऐसा नहीं है कि आता है, आया भी है। आपसे पहले जो बच्चे दे चुके हैं ना एग्जाम, उनको आया भी है। ठीक है, तो इतना हो गया जी संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो जिस तरीके से संस्कृत का सब्जेक्टिव 5 भागों में बंट गया, ऑब्जेक्टिव 8 भागों में बंटता है। 8 ऐसे टॉपिक हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ओनली 8। ठीक है, 8 मात्र 8 ऐसे टॉपिक हैं जहां से प्रश्न आते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है प्यारे बच्चों लकार। ठीक है, लकार जो अभी हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसका शुरुआत हम लोग कर चुके हैं, एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो यहां से लकार से आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कितना नंबर का पूछा जाता है यह नहीं बताएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना, हो सकता है कि एक क्वेश्चन ज्यादा पूछ दे, हो सकता है कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन कम पूछ दे, इस प्रकार से होता है। लेकिन मिनिमम मान करके चलते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन लकार से रहता है। अच्छा, एक चीज और लकार हम बताएंगे, इसके पहले एक चीज और आपको हम बता देना चाहते हैं कि संस्कृत के व्याकरण में प्यारे बच्चों क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में बुक से क्वेश्चन जो आपका रहता है वह बुक से टोटल क्वेश्चन रहता है 30, यानी 30 नंबर का। ठीक है, बुक से आपका टोटल 30 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। और यदि ग्रामर की बात करें, ठीक है, या फिर व्याकरण की बात करें, व्याकरण की यदि हम लोग बात करें तो व्याकरण से 20 नंबर का क्वेश्चन रहता है। इतना आप लोग को एक डाटा मिल गया। ठीक है, बुक से आपका 30 नंबर का क्वेश्चन और व्याकरण से 20 नंबर का क्वेश्चन तो हर हाल में पूछेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, व्याकरण का पूरा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा सिलेबस यही है कि बुक से 30 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में और व्याकरण से 20 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में। समझ गए, हाँ, 20 क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग का जो भी डाउट है ना, सब कुछ आप लोग लास्ट में क्लियर कर लीजिएगा, हम बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर करवा भी देंगे। अब चलिए व्याकरण में कहां कहां से प्रश्न पूछता है यह देख लेते हैं। इतना तो कंप्लीट हो गया, बुक से 30 और व्याकरण से 20 नंबर का। अब इसमें प्यारे बच्चों ध्यान से आप लोग समझिएगा, सबसे पहला चीज लकार से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, लकार से प्रश्न पूछेगा, लंग लकार, लोट लकार, ठीक है, विधिलिंग लकार, लट लकार, लिरिट लकार। यह जो यहां से जो 5 लकार के बारे में पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे, वहां से आपका 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना, 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी दे देगा। ठीक है, तो लकार से प्रश्न पूछता है जी। दूसरा जो प्रश्न होता है प्यारे बच्चों वह शब्द रूप। ठीक है, शब्द रूप,
बालक शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या होगा, लता शब्द का तृतीया विभक्ति द्विवचन में क्या होगा। इस प्रकार से करके ना शब्द रूप से 3 4 5 क्वेश्चन रहेगा। तो क्या हो गया जी, शब्द रूप हो गया और लकार हो गया। ठीक है, तीसरा जो होता है प्यारे बच्चों वह होता है धातु रूप। धातु रूप, ठीक है, धातु रूप से क्वेश्चन रहता है। कल हम आपको बताए थे ना धातु क्या होता है, बताइए। तो यह तीन चीज, लकार, शब्द रूप और धातु रूप, यह तीन जो हो गया कॉमन, इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। कभी ऐसा नहीं लगता है कि क्वेश्चन होगा ही नहीं। क्वेश्चन जो होगा प्यारे बच्चों वह हिंदी में ही होगा, हिंदी लैंग्वेज में ही होगा। हम आपको बताएंगे, यह सब कुछ क्लियर कर देंगे। लास्ट में जो डाउट होगा पूछ लीजिएगा। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर यह चीज देख रहे हैं। उसके अलावा चौथा जो टॉपिक है वह है आपका संधि। ठीक है, संधि, संधि से प्रश्न रहेगा। उसके बाद पांचवा जो आपका टॉपिक है वह है समास। समास, ठीक है। उसके बाद छठा, छठा जो आपका टॉपिक है वह है उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग। सातवां जो आपका टॉपिक है वह है प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय। और आठवां में हम अदर रख लेते हैं। ठीक है, अदर, अदर कहने का मतलब कि जो एक दो चीज बच जाता है। ठीक है, जैसे काल हो गया, समय हो गया, यह सब इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। काल, समय हो गया, जिसको हम लोग घटिना बोलते हैं। ठीक है, घटिमा भी उसको हम लोग बोलते हैं। तो अदर क्वेश्चन हम लोग रख लेते हैं, ठीक है ना, जिसके बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो यहां से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेशन से, जिसमें व्याकरण से यह जो 8 टॉपिक बताए हैं, इस 8 टॉपिक से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। समझ गए, 20 नंबर का। अगर डबल क्वेश्चन रहा तो 40 क्वेश्चन पूछेगा, अगर डबल क्वेश्चन नहीं रहा तो 25 क्वेश्चन के आसपास आपका पूछेगा। यहां से लकार, शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और अदर। अब यहां से आपका प्यारे बच्चों टोटल कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप लोग बुक अच्छे तरीके से फॉलो करके गए हैं, यदि बुक एकदम अच्छे तरीके से पढ़ के गए हैं, क्योंकि बुक तो हम आपको एकदम लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ के साथ बताए हैं, एक एक क्वेश्चन आंसर आपको आप लोग यदि याद कर लेते हैं, तो फिर यह जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं ना, 30 में 30 आपका रखा हुआ है। क्योंकि बुक में गलती नहीं होता है। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का क्या नाम है, यह सब क्वेश्चन रहता है जी। दयानंद सरस्वती के बारे में, ठीक है, दानवीर कर्ण के बारे में। तो यहां से आप लोग नंबर उठा सकते हैं, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आप लोग को उठेगा। तो यहां से यदि अगर मेहनत करते हैं ना, तो 30 में से लगभग लगभग हम मान करके चलते हैं कि 30 में आप 25 तो ला ही सकते हैं जी। 5 गलती भी कर दीजिएगा, 25 तो आ जाएगा ना, 25 में तो कोई दिक्कत नहीं है। और चूंकि व्याकरण आप लोगों को थोड़ा हार्ड लगता है, ठीक है, व्याकरण क्या लगता है, हार्ड लगता है जी। समझ गए, एक मिनिमम ढांचा हम तैयार करके आपको दे रहे हैं, मैक्सिमम आपके मेहनत पर निर्भर करता है, मिनिमम हमारे मेहनत पर निर्भर करता है। ठीक है ना, हालांकि उसमें आपका भी योगदान है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे मेहनत से हो जाएगा। तो 25 नंबर आपका बुक से आ जाएगा। यदि आप लोग अच्छे से पढ़ करके जाते हैं, मेहनत करके जाते हैं, तो 30 में 25 ला सकते हैं। यह जो 20 क्वेश्चन हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों, यह जो 20 क्वेश्चन हम यहां पर अभी देख रहे हैं, तो यह 20 क्वेश्चन में से अगर आप कुछ नहीं पढ़ते हो, बहुत कम पढ़ते हो, बहुत कम, सिर्फ मोटा मोटी जो चीजें होती है संस्कृत की, यदि उसे आप लोग याद करके जाते हो, ठीक है ना, तो कमजोर से कमजोर छात्र भी, कमजोर से कमजोर हम बात कर रहे हैं, कमजोर से कमजोर, जो बच्चा कमजोर है, कुछ नहीं याद करके गया है, ठीक है, वह बच्चा भी कम से कम 20 में 10 नंबर तो ला लेगा जी, आधा तो ला सकता है ना, उससे ठीक है, उससे कम आ जाएगा, ठीक है, उससे कम नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है। 20 में 10 तो ला सकते हैं, आपके मेहनत पर निर्भर करता है। हो सकता है कि आपका मेहनत करे कि 30 में 28 आ जाए, हो सकता है कि 20 में आप लोग 18 ले आए, लेकिन हम एक मिनिमम तैयार कर रहे हैं, समझ गए ना, मिनिमम। आप लोग 20 में 10 तो ला सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप मेहनत कर दीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा, तो यह जो 10 का जो ग्राफ है ना, यह 15 में तो जरूर बदल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो, यानी टोटल 50 क्वेश्चन में से आप 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, 40 ही आपका सही हुआ है, 40 आपका सही हुआ है। और अगर 40 सही हुआ है तो इसमें आपका नंबर नहीं कटेगा, एक सही पर 1 नंबर आपको मिलेगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव का सबसे बड़ा फायदा यही होता है। सब्जेक्टिव में क्या होता है, आप 2 लाइन छोड़ दिए, आपका नंबर कट जाएगा।
हर्षिकार दीर्घिकार कर दिए, नंबर कट जाएगा। उपसर्ग विसर्ग छोड़ दिए, नंबर कट जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर लिखोगे तो नंबर मिलेगा, मार्कर से वहां पर मार्क करोगे। गोला को अगर रंगते हो, इस प्रकार से गोला है, इस गोला को यदि अगर आप सिर्फ इतना भी रंग दिए, आपका 1 नंबर रखा हुआ है जी, 1 नंबर आपका मिल जाएगा। यानी कि यहां से अगर आप मेहनत करते हो तो 40 नंबर आपका आ सकता है। 40 नंबर। अगर कम मेहनत करोगे, कमजोर छात्र हो, तो कम से कम 35 तो आ ही जाएगा। 35 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 35 तो आ जाएगा। अब जब ऑब्जेक्टिव में आप 35 ले आए, सब्जेक्टिव में 43 ले आए, कितना हो गया? मिनिमम मानते हैं, 40 को हम हटा देते हैं, या 40 को हम हटा देते हैं। वहां से 43 है प्यारे बच्चों, ठीक है, वहां से 43 है, और यहां से आपका कितना आ गया जी? 35 आ गया। ठीक है, क्या आ गया? 35। यहां पर हम 10 मान करके इसको चलते हैं, तो 35। तो 43 और 35 कितना होता है? 78 नंबर होता है। 78, यानी कि लगभग लगभग 80% नंबर आपका आ सकता है। लगभग 80% नंबर आप लोग कम मेहनत करके ला सकते हैं। तो यह होता है प्यारे बच्चों स्मार्ट वर्क, ठीक है ना, यह होता है स्मार्ट वर्क। देख लिए, मिनिमम जोड़ करके भी हम लोग मिनिमम मान करके चले हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क से चले हैं, इसलिए हमारा 80% आ गया। अगर थोड़ा कम पढ़ने में हो 75 तो आ ही जाएगा, और कम पढ़ने में हो 70 तो आ ही जाएगा। 70 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 70 में तो नो डाउट 70 तो ला सकते हो। और संस्कृत में 70 एबव आ गया तो बहुत है जी, ठीक है ना। 70 में आप संस्कृत में ना 70 प्लस ले आते हो, 75 प्लस ले आते हो, मान के चलिए गुड स्कोर, समझ गए ना, बहुत बढ़िया स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और हम मान करके चलते हैं कि आपको इतना हर हाल में आएगा ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या आप लोग हमारी बातों से संतुष्ट हैं, हाँ या नहीं, बताइए। और जो बच्चे लिख रहे हैं कमेंट में कि सर हम तो कमजोर छात्र हैं, हमसे कमजोर और कोई नहीं है, वे लोग गलत कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपको अपने अंदर विश्वास नहीं है, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। प्यारे बच्चों, एक चीज हम आपको बताते हैं, आप लोग आज ही 10 रुपए वाली एक कॉपी लेकर के आओ, ठीक है, 10 रुपए वाली एक कॉपी लेकर के आओ, जिसमें 20 पन्ना तो जरूर होगा, या फिर कम से कम 30 पन्ना तो जरूर होगा। आपके ऊपर 30 पन्ना विश्वास होगा, ठीक है। उस कॉपी में 30 पन्ना आपका विश्वास को दर्शाएगा जी। उस 30 पन्नों में क्या करो ना, लिख लो तुम, 2 घंटा मेहनत करो, 2 घंटा, ओनली 2 आवर्स, एंड आप लिखो उसको कि यह जो 30 पन्ना है ना, यह हमारा पूरा 1 महीना है। यह जो 30 पन्ना है हमारा पूरा 1 महीना है, और इस 1 महीने में हमको क्या क्या करना है, यह इस एक एक पन्ने में लिखा होगा। 1 तारीख से शुरू करो, 1 तारीख को हमको यह करना है, पहला पन्ना में 1 तारीख, दूसरा पन्ना में 2 तारीख, तीसरा पन्ना में 3 तारीख, चौथा पन्ना में 4 तारीख, पांचवा पन्ना में 5 तारीख। इस प्रकार से 30वां पन्ना होगा उसमें 30 तारीख होगा। 1 महीना कंप्लीट। पहला दिन जब आप कंप्लीट करते हो, उस पन्ने को फाड़ दो और फाड़ करके फेंक दो, चलो 1 पन्ना हमारा घट गया। वहां से आपको पता चलेगा दिन हमारा कैसे घट रहा है, कितना तेजी में घट रहा है, वहां से आपको पता चलेगा। दूसरा पन्ना भर गया, उसको फाड़ करके फेंक दो, क्योंकि दूसरा दिन हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, दूसरा दिन हमारा कंप्लीट। तीसरा पन्ना इसी तरीके से करते 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 एक दिन आपके कॉपी का एक एक पन्ना फट जाएगा, आपके कॉपी का एक एक पन्ना फट जाएगा। और जब आपका कॉपी का हर एक पन्ना फटेगा, जिस दिन सबसे अंतिम पन्ना फटेगा ना, यकीन मानो आपको अपने ऊपर 110% विश्वास होगा, ठीक है। जिस दिन कॉपी का पूरा पन्ना फट गया, आपको अपने ऊपर 500% नहीं बल्कि 1000% विश्वास हो जाएगा कि हां अब हम भी कुछ कर सकते हैं, अब हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ ला सकते हैं, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, आंख पैर धोते हैं, साइकिल लेते हैं, निकल जाते हैं कोचिंग पढ़ने के लिए। उससे कुछ नहीं होगा जी। सुबह आप 1 घंटा पहले उठो, आधा घंटा पहले उठो, और पूरे दिन हमें क्या करना है, शाम तक, रात तक, सोने तक हमें क्या करना है, सुबह में आपका ढांचा तैयार होना चाहिए। सुबह में आपका, जैसे आप लोग जब घर बनाते हो, जब घर बनाते हैं तो इंजीनियर से क्या करवाते हैं, नक्शा बनवाते हैं। अच्छा, यहां पर हमारा 1 रूम होगा, यहां पर 1 रूम होगा, यहां पर हमारा किचन होगा, यहां पर हमारा बाथरूम होगा, यहां पर हमारा गेस्ट रूम होगा, यहां पर हमारा बेडरूम होगा, यहां पर हमारा गाड़ी लगाने वाला रूम होगा, यहां पर छोटा सा एरिया पार्किंग का होगा। इस प्रकार से आप लोग ढांचा तैयार करवाते हो ना, तब जाकर के आप घर उठाते हो।
तब जाकर के घर उठाते हो। अगर बिना ढांचा तैयार किए आप घर उठा दोगे, क्या होगा? बाद में पता चलेगा हमारा घर गिर रहा है, बाद में पता चलेगा यहाँ पर तो इतना जगह बच गया था, अगर थोड़ा सा इंजीनियर से नक्शा दिखा के बनवाते तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा और जगह हम स्पेस कर लेते, यहाँ पर थोड़ा सा हमारा जगह बढ़ जाता। तो पहले नक्शा तैयार करना होता है। उसी प्रकार से आपके जिंदगी में आपका जो लक्ष्य है प्यारे बच्चों, उसके लिए आपको एक नक्शा तैयार करना होगा, और वह नक्शा आप सुबह में उठ करके तैयार करिए ना, क्योंकि दिन भर आपको उस पर काम करना है, दिन भर आपको काम करना है, आपको दिन भर घर बनाना है। तो जब घर बनाना है तो उसके पहले आपको नक्शा तैयार करना होगा ना, बिना नक्शा के तो घर नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए पहले आपको नक्शा तैयार करना होगा, और अगर नक्शा तैयार करके घर बनाते हो तो यकीन मानो एक एक इंच जमीन का वैल्यू आपको पता चलेगा, और एक इंच भी आपका बर्बाद नहीं होगा। यानी कि आपका एक मिनट समय जो है ना बर्बाद नहीं होगा। आपका लाइफ का हर एक टाइम जो आपके लिए उपयोगी है वह आप उसे उपयोग में लाओगे। समझ गए? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज के जरिए अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है? आप लोग को बीच बीच में लगेगा, पढ़ते 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 10 दिन पढ़े, 20 दिन पढ़े, 30 दिन पढ़े, आपको लगेगा कि अब हम हार गए हैं, थक गए हैं, थक के चूर चूर हो गए हैं। लेकिन वहां से अगर आप एक बार उठ करके खड़े हो जाते हो तो यकीन मानो फिर दोबारा कभी नहीं थकोगे। ठीक है? अगर थकने के बाद एक बार उठ करके पुनः उसी हौसले के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देते हो तो यकीन मानो फिर दोबारा तुम जिंदगी में कभी नहीं थकोगे, और वहां से जो तुम बढ़ते चले जाओगे, लक्ष्य प्राप्ति तक रुकोगे नहीं। समझ गए ना? तो इसलिए प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज पर फोकस करेंगे, और इसलिए हमने जो क्रैश कोर्स निकाला उसमें हमने अभी से ही प्लानिंग किया है, उसमें हम हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है? उसमें हम हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या करेंगे? स्मार्ट वर्क करेंगे। ठीक है? उसमें हम क्या करेंगे? स्मार्ट वर्क करेंगे प्यारे बच्चों। जो भी स्मार्ट चीज होगा उसको पढ़ेंगे, स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। हमने शुरुआत में ही आपको कहा था कि टॉपर कुछ अलग नहीं करते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ा लाइन है। टॉपर, जो टॉपर बनते हैं ना, बिहार टॉपर, स्टेट टॉपर, वह कुछ अलग नहीं करते हैं। वह सीबीएसई वाला बुक नहीं पढ़ते हैं, वह दिल्ली बोर्ड वाला बुक नहीं पढ़ते हैं, लंदन बोर्ड वाला बुक नहीं पढ़ते हैं, बिहार बोर्ड वाला ही बुक पढ़ते हैं। तो वह चीज वह भी वही पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं। तो जो टॉपर होते हैं कुछ अलग नहीं करते हैं, बल्कि वह हर एक चीज को अलग तरीके से करते हैं। आपका तरीका गलत है, उनका तरीका सही होता है। समझ गए? वह हर एक तरीके को अलग तरीके से करते हैं, हर एक चीज को अलग तरीके से करेंगे, स्मार्ट तरीके से करेंगे, हार्ड तरीके से नहीं, स्मार्ट तरीके से। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करेंगे। और यदि आप भी जिस दिन से स्मार्ट वर्क करना शुरू कर दिए, यकीन मानो सक्सेस आपके कदम में झुक जाएगी, सक्सेस आपके कदमों में झुकेगी। अभी आप क्या है, आप सफलता के पीछे भाग रहे हो। ठीक है? सफलता आपके आगे आगे जा रहा है, आप उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो, सफलता मिल जाए, सफलता पकड़ा जाए, सफलता मिल जाए। अरे आप हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना शुरू करो। स्मार्ट वर्क नहीं होता है, हार्ड वर्क करना शुरू करो। तुम आगे बढ़ोगे और सफलता तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। ठीक है? सफलता तुम्हारे पीछे पीछे आएगी और तुम भागते चलोगे, अरे हमें यह नहीं चाहिए, कोई दूसरा सफलता चाहिए, यह नहीं चाहिए, कोई अगला चाहिए। ठीक है ना? सफलता तुम्हारे चारों तरफ नाचेगी और तुम बादशाह बन करके रहोगे। यह होता है कंसिस्टेंसी, यह होता है सक्सेस। तो प्यारे बच्चों बहुत हो गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि यह मोटिवेशन, यह डेडिकेशन और यह जो सिलेबस के बारे में हमने आपको पूरा जानकारी जो दिया, यहां से आपको अब बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। यह वीडियो आपके अंदर एक नई ऊर्जा को जगाएगा, हमें पूरा विश्वास है। एक नई ऊर्जा को जगाएगा, एक नए तरीके से आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। और अब हम उम्मीद करते हैं कि संस्कृत सब्जेक्ट आपको हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि संस्कृत में स्मार्ट वर्क कैसे करना है इसका एक ग्राफ हम आपको दे दिए। ठीक है ना? इसका नक्शा बना दिए, नक्शा हम बना करके चले जा रहे हैं। अब आपको इस पर घर बनाना है। नक्शा मैंने बना दिया है, अब आपको इस पर घर बनाना है। अब घर कितना तरीका से, कितने अच्छे से बनाते हो? हमने नक्शा तो बना दिया, बहुत बढ़िया बनाया, अब उसमें मटेरियल ही कम यूज होगा। ठीक है? घर का नक्शा बहुत बढ़िया बना है जी, ईंट उठ सब कुछ लग रहा है, सीमेंट उसमें कम दोगे तो क्या होगा? घर तो कमजोर होगा ना, घर तो कमजोर होगा, क्योंकि आपने उसमें सीमेंट कम मिलाया है।
उसी प्रकार से हमने नक्शा बना दिया, पूरा ढांचा दे दिया, पूरा सब कुछ दे दिया, सिलेबस दे दिया, पढ़ा भी दिया, लेकिन अगर आपका एक छोटा सा सीमेंट कम हो जाएगा ना, आपका एक छोटा सा चीज कम हो जाएगा, तो बस सब किया धरा बेकार हो जाएगा, लंबा नहीं टिक पाएगा, गिर जाएगा। समझ गए? तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगले विनर आप ही बनोगे, विश्वास रखिए, यकीन मानिए, और एकदम कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग बढ़ते रहिए। तो यह पूरा वीडियो एकदम आपके ऊपर डेडिकेटेड है। हमने आज यह सोच करके आया था कि आपको एकदम मोटिवेट कर देना है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मोटिवेट हो भी गए होंगे। आपके अंदर एक नई एनर्जी दौड़ रही होगी अभी। बताइए, किसी बच्चे को कोई भी डाउट तो अब आप हमसे पूछ सकते हैं। बताइए। सारे बच्चे, जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं ना, वो गर्व करते हैं कि हम प्रिंस सर के स्टूडेंट हैं। ठीक है, गर्व करते हैं कि हम प्रिंस सर के स्टूडेंट हैं, और यह गर्व हमें एक अंदर से हमें एनर्जी देता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि हमारा यह जो मोटिवेशन है, हमारा यह जो वीडियो है, आपके अंदर एक नई एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा। तो कितना संतुष्ट हैं आप हमसे, बता दीजिए। देखिए, अगर 100 ऑब्जेक्टिव आता है तो 50% बुक से रहता है, आपका कहना सही है। देखिए, अगर 100 ऑब्जेक्टिव आता है ना, तो वहां पर आपको एक अलग से मौका मिलता है। मौका क्या है जी? कि आपको अगर व्याकरण में थोड़ा दिक्कत है, तो व्याकरण को छोड़ करके आप बुक वाला क्वेश्चन को पिक कर लीजिए, बुक वाला क्वेश्चन को रंग लीजिए। व्याकरण से हमको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप 100 के इंतजार में रहे और अगर 60 आ गया तो क्या होगा? आप तो लटक जाओगे, बीच में ही लटक जाओगे। तो इसलिए ना, आप लोग तैयारी करो 60 का, तैयारी करो। आप लोग तैयारी करो 60 का। जैसे देखिए, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग तैयारी यहां तक का कर लिए हैं जी, यहां तक है कितना? यहां तक है, यहां तक क्या है? फर्श है। यहां तक 1% है, और यहां तक क्या है प्यारे बच्चों? यहां क्या है? यहां हम मान करके चलते हैं 100% है, यहां पर ही 100% है। ठीक है, आप लोगों को बस इतना से इतना तक तैयारी करना था, लेकिन आपने क्या किया है? इतना तैयारी कर लिया है। अगर परीक्षा में प्रश्न यहां तक ही आएगा तो आप लोग के लिए तो बेहतर न है, आप लोग तो पूरा उसे बना लेंगे ना। आप लोग का तैयारी यहां तक है, प्रश्न यहीं से पूछ रहा है, तो प्रॉफिट आपका होगा, आप लोग पूरा क्वेश्चन बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए अगर 60 क्वेश्चन का तैयारी करके जाते हैं, तो चूंकि जब तैयारी आपका मजबूत रहेगा ना, तो अगर परीक्षा में बाय द वे 100 क्वेश्चन पूछ भी दे, तो उस समय आपको लगेगा कि एकदम आसान, संस्कृत का एकदम परीक्षा एकदम आसान, मजा आ जाएगा, मजा। समझ गए ना? हाँ, इस तरीके से तैयारी करिए। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज शाम में सिविक्स पढ़ाई होने वाला है, तो आज शाम में प्यारे बच्चों सिविक्स का क्लास चलेगा, और सिविक्स इस कदर हम आपको पढ़ाएंगे, शायद यूट्यूब पर ऐसा वीडियो आपको कभी नहीं मिलेगा। समझ गए? सिविक्स का यह चैप्टर पढ़ाने के लिए शायद यूट्यूब पर वीडियो आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा। इस तरीके से हम आपको सिविक्स आज, राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, एकदम नॉलेजेबल वीडियो होगा। इस वीडियो से आपको एक अलग लेवल का आपको एक रास्ता दिखेगा, एक अलग लेवल का आपको एनर्जी मिलेगा, एक अलग लेवल का आपको लक्ष्य दिखेगा, और स्मार्ट तरीके से आप लोग अब काम को करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह सब आपके लिए एकदम महत्वपूर्ण चीज है, इसको आप लोग ग्रहण कर लीजिए। और यदि अच्छा लगा हो ना, तो फिर क्लास, इस सेशन को आप लोग लाइक करिए। पता नहीं हमने भी जोश में आकर के क्या क्या बोला, अब तो हमें भी याद नहीं है। ऐसा कोई नहीं था कि हमने स्क्रिप्ट तैयार करके लाया था कि हाँ भाई हमें स्क्रिप्ट तैयार करके लाया है, वहीं देख देख करके बोलना, ऐसा कुछ नहीं था प्यारे बच्चों। जो भी हमारे मन में आया आप लोगों के लिए, वह हमने बोल दिया। ठीक है, हमारे मन में जो कुछ भी आया, जो कुछ भी लगा कि यह कमी है भाई, इस चीज को दूर करना चाहिए, जो कुछ भी हमारे अंदर था वह हम आपके सामने रख दिए। अब पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, उसमें से कौन सा बात आपको सही लगा, कौन सा बात आपको हल्का डल लगा, कौन सा बात आपको कमजोर लगा, कौन सा बात खराब लगा, यह हमें नहीं पता, यह आपको पता अच्छे से होगा। तो आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है हमारा, एकदम छोटा सा रिक्वेस्ट। हमने इतना देर जो आपके लिए यह जो वर्क किया, इसके लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, कि आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है,
कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे कि यह क्लास आपको कैसा लगा, यह सेशन आपको कैसा लगा, यह वीडियो आपको कैसा लगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा हमें। और उम्मीद करते हैं कि अगर कमेंट आप लोग करते हैं और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, फटाफट से ज्यादा लाइक करेंगे, ताकि हर एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे। हम कोई टारगेट नहीं देंगे कि हाँ इतना लाइक करना है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग हजारों हजारों की संख्या में इसे लाइक करेंगे। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा हो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो आप लोग इस वीडियो को अपने हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है, पढ़ाई वाला वीडियो तो हम डेली बोलते हैं कि आप लोग शेयर करिए, लेकिन इस वीडियो के लिए प्यारे बच्चों हम आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को चारों तरफ फैला दीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को वहां तक फैलाइए ताकि हर एक बच्चा के पास यह वीडियो पहुंचे, और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और अभी भी हम कहते हैं कि जो बच्चा अभी भी क्रैश कोर्स नहीं लिया है ना, वह लोग क्रैश कोर्स ले लीजिए। देख रहे हैं ना क्या होता है स्मार्ट वर्क। एक क्लास में स्मार्ट चीज करने से इतना कुछ हो जाता है, तो पता करिए जब 45 क्लास आपका होगा स्मार्ट तरीके से, 45 क्लास, 45 क्लास होगा स्मार्ट तरीके से, तब क्या होगा जी। अगर 45 क्लास स्मार्ट हो जाए, एक क्लास स्मार्ट होने से आपके अंदर इतना मोटिवेशन मिल सकता है, तो जब 45 स्मार्ट क्लास होगा तो आपके अंदर कितना मोटिवेशन आएगा, यह आप लोग खुद अंदाजा कर लीजिए। और जब अंदाजा लग जाए तो आप लोग क्रैश कोर्स परचेज जरूर कर लीजिएगा। 199 रुपया कोई बड़ा रकम नहीं होता है, 199 कोई बड़ा रकम नहीं होता है। मोबाइल का भी रिचार्ज खत्म होगा, 5 मिनट लेट नहीं करेंगे, तुरंत रिचार्ज करवा लेंगे, क्योंकि मोबाइल से जो हमें वर्क करना है ना, और यह आपके जीवन को निर्धारित करने वाला एक लक्ष्य है। इस चीज को तो आपको परचेज करना ही पड़ेगा जी। ठीक है, यहां पर किस चीज का स्क्रीनशॉट चाहिए भाई? स्क्रीनशॉट किस चीज का चाहिए बताइए ना। अनलिमिटेड, थैंक यू सर। अरे वाह, थैंक यू सो मच भाई। आप लोगों का यह जो इतना प्यार है, इतना सपोर्ट है ना, सच बता रहे हैं, कहीं रख नहीं पाएंगे। ठीक है, आप लोग जो इतने प्यार से बोल रहे, थैंक यू। अनलिमिटेड, बहुत सारा, ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा प्यार, बहुत बढ़िया। हाँ, सिविक्स प्यारे बच्चों आप लोग का ही निर्णय था कि पीडीएफ से होना है तो पीडीएफ से ही होगा, बुक से नहीं होगा। ठीक है, हमने एकदम झक्कास पीडीएफ तैयार किया है ताकि आप लोग को पढ़ करके मजा आ जाए। और वैसे भी आप लोग राजनीति तो करते ही, तो राजनीति करने में तो मजा आता ही है, तो बस राजनीति ही हम लोग को करना है, पढ़ना है राजनीति के बारे में, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे जी। ठीक है, चलिए। हाँ, स्क्रीनशॉट किस चीज का लेना है? चलिए जी, अच्छा सिलेबस का ले लीजिए भाई साहब, आप सिलेबस का ले लीजिए। ठीक है ना, यहाँ से ले लीजिए आप। चलिए इसका ले लीजिए। चलिए सबसे पहले इसका आप लोग ले लीजिए, और उसके बाद आप लोग इसका ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जी, संस्कृत। ठीक है ना, यहाँ आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा संस्कृत का, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लियर है, हो गया? और तो कुछ नहीं चाहिए, और तो सब कुछ क्लियर है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज पढ़ाई ना करके हमने सोचा कि यह चीज करवाते हैं, शायद आप लोग को थोड़ा ज्यादा एनर्जी मिले, ज्यादा अच्छा लगे, और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा भी लगेगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डरो नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। यह कविता एकदम सटीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो यह सब कुछ क्रैश कोर्स में, यह सब किया किया यार, इससे भी अच्छा अच्छा चीज क्रैश कोर्स में होने वाला है। और चलिए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो चलिए, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आप लोग का सेंटअप का एग्जाम कम है, आप लोगों का जो सेंटअप का एग्जाम है वह कब है, जरा नीचे कमेंट करके बताइएगा। सेंटअप का एग्जाम आप लोगों का कब से होने वाला है, कमेंट करके प्यारे बच्चों जरूर बताइएगा। ठीक है, कि कब से आप लोगों का सेंटअप का एग्जाम होगा, नीचे फटाफट से आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि उस वह जो सेंटअप एग्जाम है ना, उस तरीके से हम तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारा लक्ष्य सेंटअप एग्जाम नहीं है, आपको हम पहले बता दें। तैयारी भले करवाएंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है वह सेंटअप एग्जाम नहीं है, क्यों? हमारा जो लक्ष्य है वह एनुअल बोर्ड एग्जाम है, मैट्रिक का फाइनल बोर्ड एग्जाम जो आपका फरवरी में होने वाला है, वह हमारा है। समझ गए ना, 15 तारीख से है सर, यही 15 तारीख से आप लोग का सेंटअप का एग्जाम है ना।
चलिए जी, हाँ 15 तारीख को पता चल जाएगा ऑब्जेक्टिव कितना आएगा। तो सेंटअप एग्जाम प्यारे बच्चों 15 तारीख से है। हम पूरा कोशिश करेंगे कि एकदम सेंटअप एग्जाम में इस बार गर्दा उड़ा दें, समझ गए। पूरा हम लोग कोशिश करेंगे कि सेंटअप एग्जाम आपका एकदम जबरदस्त तरीके से हो। एक एक सब्जेक्ट का तैयारी करवाएंगे, रिवाइजन करवाएंगे, ठीक है ना। हर चीज पढ़ाएंगे जो आपको पढ़ना है, हर एक चीज पढ़ाएंगे जो आपको पढ़ना है। तो चलिए, हाँ उम्मीद करते हैं कि आज का यह लाइव क्लास आपको अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चों। अगर कुछ एक्स्ट्रा हमने कुछ बोला हो तो उसके लिए आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो अच्छा बात लगे उसको आप लोग अपने जिंदगी में जरूर फॉलो करिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।